माननीय काजल, जो कि पंजाब के संगरूर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, वे अब शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। माननीय काजल, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? शपथ। माननीय किस भाषा में? हिंदी। मैं काजल, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी तथा देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके प्रति कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय कार्तिक, जो कि तमिलनाडु के मद्रास संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, वे अब शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। माननीय कार्तिक, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? शपथ। माननीय किस भाषा में? इंग्लिश। I, Karthik, having been elected as a member of the lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. अब मैं मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचय करवाना चाहूंगी। श्री अंकित तिवारी जी, ऊर्जा मंत्री। श्री विशाल उपाध्याय जी, पर्यटन मंत्री। 4 महीने के अंतराल के बाद मिल रहे हैं। मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच हमारे सांसद श्री कांता प्रसाद जी अब हमारे बीच नहीं रहे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने अनेक पदों को सुशोभित करने वाले श्री कांता प्रसाद जी स्वयं एक बहुत बड़े देशभक्त थे एवं हमारे राष्ट्र के लिए मिसाल थे। उनके असमय निधन से हमने एक योग्य नेता खो दिया है एवं न पूर्ण होने वाली क्षति हुई है। आज हम उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके दुखद परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे एवं उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं श्री कांता प्रसाद, जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है, को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे एक बहुत ही तजुर्बेकार एवं व्यावहारिक नेता थे। उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ, किंतु अपनी योग्यता से उन्होंने अनेक पदों को हासिल किया। वे पूरे राष्ट्र के एक लोकप्रिय नेता थे। इस कारण उनके निधन का शोक हम सबको बहुत है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी बाहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि में मैं भी भागीदार हूँ। स्वर्गीय कांता प्रसाद जी के साथ एक साथी के रूप में कार्य करना मेरा सौभाग्य था। वे अपने मीठे और शांत स्वभाव के कारण सबके प्रिय थे।
तथा उन्होंने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया। वे सदा मुस्कुराते रहते थे और वे खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके निधन से हमने एक बहुत अच्छे सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यकर्ता को खो दिया था। मैं अपनी ओर से दुखित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। गहरा शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट के लिए मौन खड़े होंगे। प्रश्न संख्या 101 श्री जयपाल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का रक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर नजर आ रहा है। कोई अनुमान नहीं कि कब यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। यह वही युद्ध है जिसने यूक्रेन वासियों को उसके देश से भागने पर मजबूर किया, शरणार्थी बना दिया और यूक्रेन को शमशान बना दिया। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत किस तरफ होगा? इस युद्ध में भारत को अगर किसी एक का साथ देना पड़ा तो भारत किसका साथ देगा? इस पर भारत सरकार की क्या रणनीति होगी? तो हम सरकार से उत्तर चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व हमारा परिवार है और हम सब इस बात को मानते हैं। पहले दुनिया के मंच पर भारत जब कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बात नहीं सुनती थी। दुनिया कहती थी भारत कमज़ोर है, यह क्या कर लेगा, बोलने दो। कोई हमारी बात नहीं सुनता था। लेकिन आज दुनिया के मंच पर भारत जब कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना हम किसी से हाथ झुकाकर बात करेंगे, ना हम किसी से हाथ उठाकर बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर बात की रणनीति यह है कि हम मानवता पालने वाले हैं, न कि विनाश फैलाने वाले। हम सब चाहते हैं कि शांति किसी तरीके से कायम हो जाए। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत सदैव से शांति का पक्षधर रहा है और भारत इकलौता ऐसा देश है, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी क्षेत्र पर हमला नहीं किया। विश्व शांति के लिए हम बस इतना चाहते हैं कि सभी राष्ट्रों को इस सिद्धांत को मानना चाहिए। यदि बात तीसरे विश्व युद्ध की आती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष के आचार्य चाणक्य ने कहा था, ना कोई किसी का स्थायी शत्रु है, ना कोई किसी का स्थायी मित्र। इस प्रकार हमारे भारत के जिस राष्ट्र, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या यूक्रेन, जिसके साथ संबंध अच्छे होंगे, जो भारत के हित में होगा, भारत उसी का साथ देगा। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय जब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने युद्धपोत भारत पर आक्रमण के लिए भेज दिए थे, तब रूस ने अपनी पनडुब्बियों से भारत की ढाल बनाई थी, जिससे अमेरिका समेत सभी विवश होकर पीछे हट गए और हम जीत गए। चाइना के युद्ध में चाइना, रूस और भारत के बीच मोहरा बनकर रह गया। हमें रूस का साथ देना चाहिए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी और नेता लोग हाथ मिलाएंगे। सभी महिलाएं अपने शहीद बेटों का इंतजार करती रहेगी और बच्चे अपने वीर पिता का इंतजार करते रहेंगे। मैं जानता नहीं कि हमारी मातृभूमि किसने बेची, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसकी कीमत किसने चुकाई। धन्यवाद माननीय महोदय। तो 2 श्रीयोजस। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहाँ शांति होगी, अमन होगा, विकास की लहरें चरम सीमा पर होंगी। सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया था, पर आज की स्थितियाँ तो कुछ और ही दर्शाती है। आज वहाँ टारगेट किलिंग के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी महीने में 15 से अधिक टारगेट किलिंग हो चुकी है। अब सरकार और कितनी हत्याएं करवाएंगी? जैसे कि अभी की घटना है, वहाँ 2 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका नाम पूछ कर गोलियां मारी गई। अगर सरकार से इतना पुराना मुद्दा ही नहीं सुलझाया जा रहा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार देश के बाकी मुद्दे सुलझाने में समर्थ है। तो अब अंत में मैं यही कहूँगा कि
फूलों से नहीं कहूँगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूँगा कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूँगा कि 2-4 मिनट ही सही पर वक्त तो निकालिए अपने वतन के लिए, अपने वतन के लिए। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू और कश्मीर में विकास की लहर अपनी चरम सीमा पर है। धारा 370 हटने के बाद पहले के मुकाबले आज की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। जैसे जम्मू और कश्मीर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया गया है। बच्चों द्वारा सैनिकों पर पत्थर फेंकना भी समाप्त हो गया है। लाल चौक पर झंडा फहराना मुश्किल था, परंतु आज वह हमारा झंडा शान से फहरा रहा है। आधिकारिक तौर पे पीओके भारत का है और उसे भारत में लाने की कोशिश भी की जा रही है। जनता के विकास और सुरक्षा के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोचिए उस काल में सिरहन सी दौड़ जाती है, क्या हुआ उन कश्मीरी पंडितों का? यह उस समय की सरकार को भाती है। और अगर बात करें हम उनके परिवार की, तो न जाने कैसे कैसे कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर भागे थे, और यह बात पूरे भारतवर्ष को पता है कि उनके साथ किस तरह का शर्मनाक व्यवहार हुआ है। और विडंबना देखिए, उस समय कार्यकारी नेता अपनी नींदों में स्वप्नों के धागों को सुलझा रहे थे, तब किसकी सरकार थी? प्रश्न संख्या 103 श्री योगेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहूँगा कि देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर आप किस तरह स्पष्टीकरण देंगे? पहले जब ऐसा हुआ था तब तो सत्ता पार्टी के सभी मंत्री और उनके समर्थकों ने हमारी पार्टी की जमकर आलोचना की थी, लेकिन अब आप सभी ऊंची कीमतों को सही ठहरा रहे हैं। पेट्रोल के कारण रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो रही है, रसोई घर चलाना दुर्भर हो गया है। श्रीमान जी, अब तो टमाटर के दाम 200 रुपये तक पहुंच चुके हैं। इट्स जस्ट अनएक्सपेक्टेबल। धन्यवाद महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को बता देना चाहती हूँ कि जब पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं तो इसका प्रभाव सभी वस्तुओं पर पड़ता है। हमारी सरकार ने जीएसटी की स्लैब 28 से कम करके 18 कर दी है। साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए हमारी सरकार ने उन देशों से पेट्रोलियम आयात की मंजूरी दी है जहाँ से हमें कम कीमतों पर मिल सके। हमारे सरकार की सूझबूझ की इस नीति के कारण ही आज श्रीलंका व पाकिस्तान आदि देशों की तुलना में हमारे देश के अंदर पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी कमी देखी जा सकती है। आरबीआई ने भी अपनी मौद्रिक नीति को कठोरता से लागू किया है ताकि अर्थव्यवस्था में कीमतों की वृद्धि को रोका जा सके और मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल किया जा सके। अंतर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार के इन प्रयासों से कीमतों में काफ़ी कमी आई है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था अपने विकास की राह में आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। मंत्री। प्रश्न संख्या 104 मिस्टर देव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाली भारत यात्रा का कोई औचित्य भी है या ये केवल भारत की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोई नई नीति है और इससे भारत की जनता का कोई लाभ होगा भी या नहीं? धन्यवाद। श्री लवजोत। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूँ। इस विषय पर कहने से पहले आप मुझे सत्ता पक्ष द्वारा हर विवाद में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करने की नीति के बारे में तर्क दें। चाहे अजान या हनुमान चालीसा विवाद हो या गांधी सावरकर विवाद हो, हमारी पार्टी द्वारा हमेशा लोकतंत्र को ही बचाने का प्रयास किया गया है। फिर चाहे जब हम राष्ट्र की स्थापना के लिए कुछ करते हैं, कोई कदम बढ़ाते हैं, तब आपको दिक्कत हो जाती है। यह तो विपक्ष का धर्मनिरपेक्षता के लिए एक कदम था, एक प्रयास था। और एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, हम धर्मनिरपेक्ष देश के हित के लिए कार्य करते थे, कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको इससे आपत्ति हो। हमने भारत छोड़ो आंदोलन भी किया था और हम भारत जोड़ो आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 श्रीमती सूरभि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पूर्व हुई है, उनको फैमिली पेंशन यानी CCS पेंशन 1972 क्यों नहीं मिल रही? क्या सरकार ने इसके लिए कोई नई नीतियाँ या योजनाएं बनाई हैं या नहीं? धन्यवाद महोदय। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सदस्यों को यह बताना चाहूँगी कि जवाहर नवोदय विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 28 फरवरी 1986 को NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई और इसे सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। आज के तारीख में भारत सरकार 1 जनवरी 2004 से पहले के सभी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। नवोदय कर्मचारियों के लिए भी भारत सरकार गंभीरता से पेंशन देने पर विचार कर रही है और इसके लिए लोकसभा में एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार 1 जनवरी 2004 से पहले के सभी नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों को न्यायपूर्वक पेंशन देने पर विचार करेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 106 मिस मिलन। धन्यवाद महोदय। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सांसदों की ओर से तथा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सहृदय आभारी हूँ कि उन्होंने सभी देशवासियों के मस्तिष्क में आत्मनिर्भरता का भाव जागृत किया। मैं प्रधानमंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारा देश पूर्णतः आत्मनिर्भरता की राह पर चल दिया है? क्या अभी भी हमारा देश दूसरे देशों के आयात पर निर्भर है? आत्मनिर्भरता को लेकर भारत का एक्शन प्लान या रोड मैप क्या है? हम कब तक आत्मनिर्भर तथा विकसित देश बन जाएंगे? धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है तो विश्व में केवल हमारी ही ऐसी सरकार है जिसने छोटे छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता दी है ताकि जो वस्तुएं हम विदेशों से मंगवा रहे हैं वैसे ही स्वयं अपने देश में भी तैयार कर सकें। स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में लाने का प्रयास भी हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए हमने आत्मनिर्भर भारत योजना, मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी नीतियां अपनाई हैं। कुछ उद्योगों को लघु रत्न, मिनी रत्न तथा महारत्न का दर्जा दिया गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकें। मुझे आशा है कि हमारी सरकार के प्रयास से हम जल्द ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और मैं यह स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि आत्मनिर्भरता का हमारा यह लक्ष्य वर्ष 2051 तक अवश्य पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 मिस सुमन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके द्वारा किसानों के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं, उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया? अगर उन्हें लागू किया गया था तो उन्हें वापस क्यों ले लिया गया? आखिर किसानों द्वारा विरोध क्यों हुआ? जो हमारे लिए भोजन की पूर्ति करते हैं उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं की जा रही? जिनकी वजह से जनता को उनका दाना नसीब हो रहा है, उन्हें खुद क्यों 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही? ऐसी सरकार भला किस काम की? ऐसी सरकार भला किस काम की जो हमारा पेट भरने वालों का पेट ना भर सकती? अगर वह कानूनी नीतियाँ सही थी तो उन्हें वापस क्यों ले लिया गया? अगर सही थी तो उन्हें वापस क्यों ले लिया गया? अगर गलत थी तो उन्हें लागू ही क्यों किया गया? धन्यवाद महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर
सदन के पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 108 सुश्री मनीषा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार विकास को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन फिर भी आज हमारी अर्थव्यवस्था की GDP 6% से भी कम हो रही है। इसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहती हूँ कि GDP में गिरावट केवल भारत में ही नहीं बल्कि ऐसी गिरावट पूरे विश्व के देशों में देखी जा सकती है। कोविड-19 से अभी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उभर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, फिर भी हमारी सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों को अधिक लचीला बनाया है ताकि विदेश निवेश को बढ़ावा मिल सके तथा आंतरिक संरचना के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कृषि, योग्य तथा सेवा क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं का विस्तार हो सके और बेरोजगारी को दूर करके रोजगारी के नए अवसर सर्जित करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। धन्यवाद। Welcome to foreign delegates. Honorable Ministers, I have to make an announcement on my behalf and on the behalf of the honorable members of the House. I have great pleasure in the extending of warm welcome to a delegation consisting of Constituent Assembly of Nepal, who are to visit India as our honored guests. The honorable member of the House, Srimati Anchal, Ms. Himanshu, Srimati Kirandi, Shunyakal, Shri Keshav। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री से यह पूछना चाहूँगा कि CBI तथा ED के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जब CBI का दुरुपयोग हो रहा था तब सरकार कहाँ सोई हुई थी? सत्ता पक्ष के नेता बार बार कहते हैं कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, जो इनकी सत्तावादी सोच को दर्शाता है। अंत में जब CBI ने अपराधियों पर छापे मारे तब भ्रष्टाचारी सहयोगी पार्टी की सहायता से बच निकले। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ अरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ अरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। आपके माध्यम से सदस्य महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी को यह बताना चाहती हूँ तथा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि CBI निष्पक्ष थी, है और रहेगी। जो सदस्य कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आने के बाद नेताओं पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल दी जाता है, तो मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि दूर डाले चार नहीं छिपता। और रही बात विपक्षी नेताओं के घर पर CBI के छापे पड़ने की, उन्हें लगता है कि वे इतनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो वे CBI की जांच से क्यों डरते हैं? अब जब ईमानदारी की बात आ ही गई है तो मुझे हिंदी में प्रसिद्ध एक लोकोक्ति याद आ रही है, नीम न मीठी हो चाहे सिंचो गुड़की से। इसलिए आपसे निवेदन है कि CBI को अपना कार्य करने दें, आकर ED तथा CBI पर कोई आरोप ना लगाएं। आदरणीय महोदय, अब मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, अगर इससे किसी को ठोस पहुँचे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जो सदस्य कह रहे हैं कि जो सदस्य CBI की निष्पक्षता पर आरोप लगा रहे हैं, वे जान लें कि बिल्ली के शराब में छीका नहीं टूटता और कौवे के गोश्त मिलकर भैंस नहीं मरती। धन्यवाद महोदय। माननीय श्री अमनदीप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप खेल के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बच्चे भी बहुत मेहनत कर तमाम बुलंदियां हासिल करते हैं। हर वर्ष न जाने कितने ही ओलंपिक, पैरालंपिक स्तर के खेलों का आयोजन हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता लाने व खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद महोदय। माननीय खेल मंत्री जी। माननीय महोदय, आपके माध्यम से
संसद को यह बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ पर हम मल्टीपल लेवल पर काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कमियाँ खराबियाँ गंदगी थी कि इनको जड़ से साफ करने में हमें इतना वक्त लग रहा है। विभिन्न खेलों से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ियों को उनके खेलों से जुड़ी एसोसिएशन के चयनकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों के बीच बनी दीवार को बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया आदि योजनाएं लागू की जा रही है। खेलों के लिए बजट बढ़ा दिए गए हैं। स्टेडियम में अन्य स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर काम चल रहा है। मैं अपने और अपने सरकार की ओर से यही कहना चाहूँ, मेडल ला रही है बेटियां लड़कों से ज़्यादा, खेल में अपना रुझान रही है बेटियां लड़कों से ज़्यादा। एनी सप्लीमेंट्री? नो। माननीय मिस ऋषिका। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पीओके तथा स्थायी चिन्ह को आज भी भारतीय मानचित्र पर दर्शाया जाता है। आखिर पीओके है कहाँ? पीओके कब वापस भारत का हिस्सा बनेगा? आप हमेशा कहते रहते हैं पर करके कभी नहीं दिखाते। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम करके दिखाएंगे पर किसी कभी नहीं बताएंगे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? पीओके भारत का हिस्सा है भी या नहीं? माननीय गृह राज्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, एक प्राचीन मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? हम जान दे देंगे इसके लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पीओके और एक्साइज दोनों ही भारत के हिस्से हैं, जिन पर पाकिस्तान और चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत के संविधान के अंतर्गत पीओके और एक्साइज दोनों ही भारत के हिस्से हैं। हमारी सरकार को विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पीओके और एक्साइज दोनों ही भारत के अभिन्न अंग होंगे। यह वही लोग हैं जो पूरी में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के सबूत मांगते रहते हैं। अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह देश न तो किसी धर्म का है और न किसी दल का। यह देश है उन लोगों का जो करे इसकी भूमि से निकलता। धन्यवाद होते हैं। माननीय श्री शुभम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदिवासी मंत्रालय के मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन आज भी बहुत से आदिवासी समुदाय हाशिए पर है। उनके साथ सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। वे भारत के मूल नागरिक होते हुए भी द्वितीय नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जंगलों को काटकर उनकी मातृभूमि छीनी जा रही है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। इस संदर्भ में सरकार क्या कहना चाहेगी? धन्यवाद। माननीय आदिवासी मंत्रालय के मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय से पहले यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारी सरकार से कितने ही साल पूर्व आपकी सरकार सत्ता में रही। माननीय, आपने क्या कर लिया? चलिए आपके लिए भी 3 ऐसी नीतियों के बारे में बताइए जो आपने आदिवासी जनजाति के लोगों के लिए बनाई है। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाश और अपने गिरेबान में झांककर देखा नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण संसद को यह बता देना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा आदिवासी लोगों के लिए स्पष्ट नीतियाँ बना दी गई हैं। इनमें एकलव्य विद्यालय को ही देख लीजिए, यहाँ हर आदिवासी छात्र को सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उनका खान पान, रहन सहन, दवा आदि सब यहाँ उपलब्ध है। आकांक्षी जिलों में हमारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनकी देखरेख डायरेक्ट पीएमओ द्वारा की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्ज्वला योजना द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि हर घर बिजली तथा गैस का कनेक्शन पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। मिस कोमल। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सत्ता पार्टी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि सिर्फ हमारे भारतवर्ष का हिस्सा न होते हुए भी हमारे राष्ट्र का इनका हिस्सा क्यों है? भारत की पहली आजाद सरकार आजाद हिंद फौज द्वारा स्थापित सरकार थी, जिसे 12 देशों ने मान्यता दी थी और तो और अपनी सेना, अपना बैंक और मुद्रा दी थी। या तो राष्ट्रीय गान में बदलाव किए जाए या फिर यह स्पष्ट किया जाए कि आजाद हिंद फौज द्वारा दिए गए राष्ट्रगान को क्यों नहीं
धन्यवाद माननीय। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय, मैंने राष्ट्रगान को लेकर आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैं विपक्ष से यह जानना चाहती हूँ कि जिस समय भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री का पद देने के बजाय किसी और को क्यों दिया? और विपक्ष से यह भी जानना चाहती हूँ कि जिस समय भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली तब आपकी सरकार सत्ता के पक्ष में थी, तो हमारी सरकार को सत्ता में आए 8 वर्ष हुए हैं, तब आपने आईएनए के अंत हमको राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया? और मैं विपक्ष से यह भी जानना चाहती हूँ कि जिस समय उन्होंने बोला कि सिंध को आज भी हमारे राष्ट्रगान में गिना जाता है, तो मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहूँगी कि सिंध का मतलब हमारी सिंधु संस्कृति से है और उन भारतीय लोगों से है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ओट और अखंड भारत के निर्माण के लिए एक संकल्प है। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री? माननीय मिस राजदीप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला विकास मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या भारत देश में महिलाएं सच में सुरक्षित हैं? छोटे छोटे बच्चों के साथ अनहोनी व रेप की घटनाएं हो रही हैं। आपका इसमें क्या तर्क है? क्या कर रहा है महिला विकास मंत्रालय? माननीय मिस किरण। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को यह बता देना चाहूंगी कि पूरे देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रात्रि में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कानून में संशोधन किया है। जिम्मेदारी संभाली भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। जहाँ तक बच्चियों के साथ अनहोनी की बात है तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना कार्य बखूबी कर रहा है। इस भारत देश की पृष्ठभूमि रही है कि नारियों को देवियों के समान पूजा जाता है। हमारी लोक संस्कृति का मूल आधार ही यही रहा है। यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। माननीय श्रीमती प्रियंका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक भारत था, जिसकी सीट चीन को दे दी गई, तब से लेकर आज तक चीन हमारे खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर रहा है। और वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत से विदेशी दौरों पर जाती रहती हैं, तो क्या वह बता सकती हैं कि हमें यूनेस्को में जगह कब मिलेगी और अभी तक क्यों नहीं मिली? धन्यवाद महोदय। माननीय विदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि बहुत से विदेशी दौरों पर जाती रहती हैं, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि भारत को यूएनएससी में भी सीट दे दी जाए। विदेशी दौरों पर जाने के अन्य बहुत से कारण होते हैं। इससे दो देशों के बीच के वैश्विक संबंध अच्छे बने रहते हैं, जिससे कि विपत्ति के समय में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो आपकी इस विदेश यात्रा की बात को तो मैं बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं मानती हूँ। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि आज से पहले जब 50 वर्ष तक आपकी सरकार सत्ता में रही तब तो आपने कुछ नहीं किया, परंतु अब जब हमारी सरकार को सत्ता में आए हुए केवल कुछ ही वर्ष हुए हैं तो आप हमसे यह प्रश्न करने लगे हैं। उल्टा उन 50 वर्षों में विपक्षी सरकार यूएन के प्रस्ताव को ठुकराती रही और उसे चीन को सौंप कर आ गई। आपके समय तो चीनियों ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, परंतु आज की स्थिति को देखते हुए आप कुछ कह सकते हैं क्या? भले ही नेहरू जी का कहना था कि मजबूत एशिया के लिए दो बड़े देशों का एक साथ होना जरूरी है, वैसे ही चाणक्य का कहना था कि दुनिया में चाहे किसी से भी संबंध खराब कर लो, परंतु अपने पड़ोसियों से कभी नहीं करने चाहिए। परंतु आज जब चीन हमें बंदरबुकी देता आ रहा है तो आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आज जब वहाँ यूएन में 4 राष्ट्र एक मत से भारत को वीटो देने के लिए राजी हैं, तो आप ही का प्यारा चीन हमारे ही पक्ष में खड़ा होकर जहर उगलते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। आसान नहीं था आजादी के बाद देश को चलाना, बड़ी अनेक रियासतों को एक भारत में मिलाना आसान नहीं था। आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को संभालना बड़ा ही आसान होता है दूसरों की कमियों को निकालना। जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब तो आप हमारे फौजी भाइयों को पहनने के लिए ठीक से जूते तक प्रदान नहीं कर पाए, परंतु आज के समय में उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स तथा अन्य आधुनिक हथियार हैं।
मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत पिछले 8 वर्षों से अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त होता हुआ आया है और इस वर्ष 2024-25 के लिए भी भारत को चुना गया है। तो अब बताइए, यह हमारी सरकार की उपलब्धियां नहीं तो और क्या है? और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब भारत स्थायी रूप से UNSC का सदस्य बन जाएगा। और यह हमारे ही प्रधानमंत्री जी के विदेशी दौरों का परिणाम है कि आज भारत के 80% देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसके कारण 80% देश भारत को स्थायी सीट देने के पक्ष में है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी, मैं देश नहीं रुकने दूंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। हमें फिर से दोहराना है, खुद को याद दिलाना है, ना भटकेंगे ना अटकेंगे, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। धन्यवाद। माननीय मिस दृष्टि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि भारत में हर वर्ष मानसून के बाद भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि से सैकड़ों घटनाएं होती है, जिससे लाखों लोगों के जान माल का नुकसान होता है तथा हर वर्ष सरकार लाचार नजर आती है तथा हर वर्ष सरकार थोड़ी सी राहत कार्य कर अपने दायित्व का इतिश्री कर लेती है। आखिर कब तक जनता हर वर्ष परेशान होती रहेगी? सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? इतनी संवेदनहीन सरकार कैसे हो सकती है? कृपया जवाब दें। पूछता है भारत, क्यों एक ही बार की बारिश से कई शहरों में जलभराव की समस्या हो जाती है, नालों की सफाई की पोल खुल जाती है, पानी बसों के अंदर तक घुस जाता है। इस पर सरकार की क्या योजना है? कृपया बताने का कष्ट करें। Message from upper chamber. Secretary General to report message from upper chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of the rules of procedure and conduct of the business in Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Prevention of Crimes in the Name of Honor and Tradition Bill 2024, which has been passed by Upper Chamber at its sitting held on 5 August 2024. Secretary General to lay on the table of the House of Prevention of Crime in the Name of Honor and Tradition Bill 2024 as passed by the Upper Chamber. Madam, I lay on the table of House the Prevention of Crimes in the Name of Honor and Tradition Bill 2024, which has been passed by Upper Chamber of Youth Parliament. माननीय उपाध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। Now, let us take up a motion on corrosive religious conversion by the Leader of Opposition for a debate in the House. Leader of Opposition, Mr. Lavjot. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दौर में देश विदेश के साथ साथ भारत से भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं। धर्म किसी भी व्यक्ति का मूलभूत और व्यक्तिगत मामला है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। DNA रिसर्च बताती है कि दुनिया का पहला इंसान साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनका धर्म क्या था? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम धर्म के नाम पर इंसानियत को भूलते जा रहे हैं? धर्म के नाम पर गंदा खेल खेला जा रहा है। और हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, अब कहाँ गए आपके कानून? और अगर धार्मिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए ये कानून कम पड़ते हैं तो और बना दीजिए कानून। लेकिन मोहतरमा, कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उन्हें लागू भी करवाना पड़ता है। और क्या आप लोग यह चाहते हैं कि हम लोग आपका विकास में साथ दें? तो हमें ऐसे विकास की कोई जरूरत नहीं जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। शायद आप लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत को आगे बढ़ने के लिए किसी आध्यात्मिक परिवर्तन की जरूरत नहीं है। इसलिए कृपा करके धर्म के नाम पर हो रहे इन दंगों को
रोकिए। धर्म का चोला पहनकर तो अधर्म बोल रहा है। धर्म का चोला पहनने से कुछ नहीं होता। सोचिए इस देश के बारे में, इसके विकास के बारे में। इसलिए विकास की राजनीति कीजिए, विकास की। धन्यवाद महोदय। मिस खुशी, ऑनरेबल स्पीकर सर एंड ऑल माय फेलो मेंबर्स और विपक्ष में बैठे मेरे साथियों, मुझे आप सब पर कुछ पंक्तियां याद आती हैं। सोए सरहद मुझे जाने दो ए गुलबदन, तेरी मांग सजाने की फुर्सत कहाँ। आबरू ए वतन आज खतरे में है, पर इन्हें सभा में बैठकर लड़ने से फुर्सत कहाँ। आपने बचपन में एक कविता की है, पंक्तियां तो सुनी होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि all religions are equal and they should be respected equally. My fellow members regularly saying that a particular religion is good or bad. मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह धर्म अच्छा है और यह धर्म बुरा है। I want to ask from where you came to know about religion. As in Sanatana mythology, there is no concept like religion. But yes, there is a term in Panth which means the way to righteousness, and to debate on such a concept like religion that show our narrow thinking. As we know, our Sanatana religion is so liberal that anyone, anytime can pray to any god in any way. और जहाँ तक रही बात धर्म की, अगर कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे पूरा हक है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र भारत है। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का और उसे पूरा करने का पूर्ण अधिकार है। कानून बने भी हैं और लागू भी हुए हैं, पर अगर किसी ने अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध रखी है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और वह बात साबित करना जिसमें हमारा कोई दोष ही नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप विकास की बात करते हैं, अगर देश की इतनी ही चिंता होती तो आज यहाँ बैठकर हमसे लड़ने की बजाय हमें सुझाव देते कि हमारी सही नीतियों को भी गलत कराएं। बस अंत में मैं इतना ही कहूँगी, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है। जो हिंदी बोलते हैं वही भारतीय नहीं होते, वह भी भारतीय होते हैं जिनके मन में भारतवर्ष बसता है। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानवरों की प्रजातियों के लिए बहुत सी नीतियाँ, समितियाँ, योजनाएं लागू की गई हैं, परंतु आवारा जानवरों के शोषण के संदर्भ में कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। पशु जो सुन तो नहीं सकता, अपनी भाव भंगिमा के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करता है। वे बेजुबान जो कुछ बोल नहीं सकता, हमारी भाषा समझ नहीं सकता, वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विवरण कैसे दे। और जो भी योजनाएं या नियम लुप्त होती प्रजातियों के लिए बनाए भी गए थे, उनका भी पालन ठीक से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्यथा इतनी प्रजातियां आज ना हुई होती। और जहाँ तक बात आवारा जानवरों की है तो उन्हें पीड़ा देकर मनोरंजन के लिए कुछ मक्कार लोग उसका प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करते हैं और लाभ की पूर्ति होने पर सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सरकार इसके संदर्भ में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। विडंबना तो देखिए, जो भी समितियां इन आवारा जानवरों की सुरक्षा व संरक्षण में कदम भी उठा रही हैं, वे सब गैर सरकारी एनजीओ हैं। सरकार इन बेजुबानों पर हो रहे अत्याचार को कब तक अनदेखा करती रहेगी? कब तक ऐसा होता रहेगा? सम्राट अशोक की तरह जानवरों से हमदर्दी कब जताई जाएगी? धन्यवाद महोदय। मिस शमनदीप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल से यह पूछना चाहती हूँ कि जब सत्ता आपके हाथ में थी तब कई बेजुबान जानवरों की हत्या की जाती थी, तब क्या इंसानियत की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी? जानवरों का शोषण करने वाले अपराधियों को भी उनके अपराध के अनुसार उचित दंड दिया जाता है। काले हिरण को मारने वाले अभिनेता सलमान खान को भी जुर्माना लगाया गया और उचित दंड दिया गया, और सरकार कोई मुद्दा नजरअंदाज नहीं करती। अब आपने सोशल मीडिया का मुद्दा उठा ही लिया है तो उस पर मैं कहना चाहूँगी कि शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो पीड़ित जानवरों को देख सत्ता पार्टी को बदनाम करने हेतु उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हो। और ये तो आपने बात ही अलग कर दी कि सरकार बेजुबान जानवरों को नजरअंदाज कर रही है। नजरअंदाज तो आप कर रहे हो सत्ता पार्टी द्वारा बनाए गए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व को।
सदस्यगण सदन में शांति बनाए रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय फिर से सदन में पधार रहे हैं। माननीय सामाजिक न्याय मंत्री विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवृत्ति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए विधेयक संशोधन 2022 को पुनर्स्थापन करने की अनुमति दी जाए। कृपया इसके पक्ष में है वह यस कहें। जो इसके विपक्ष में है कृपया नो कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल की पुनर्स्थापना करने की अनुमति चाहती हूँ। बढ़ती जनसंख्या भारत एक बड़े जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है। अगर हम बात करें आज़ादी के समय की, तो भारत की आबादी 35 करोड़ थी, और अगर आज के समय की बात की जाए तो यही आबादी 135 करोड़ तक पहुंच गई है। मनुष्य को जनसंख्या विस्फोट न केवल मनुष्य को ही प्रभावित करता है, बल्कि हमारे संसाधनों को भी प्रभावित करता है। यह आमतौर पर और गरीब घरों में ज़्यादातर जनसंख्या बच्चों की अधिक होती है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होती, और बेरोजगारी, जनसंख्या ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है, क्योंकि रोजगार सीमित स्तर पर उपलब्ध है और जनता को रोजगार न मिलने पर वह सरकार को ही दोष देती आई है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी सही समय पर लगाकर जनसंख्या को नियंत्रण कर लिया है, और हमें इसके लिए पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इसलिए मैं इस बिल को जल्द से जल्द पारित करने की आज्ञा चाहती हूँ। जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधेयक 2022 को पारित करने की अनुमति दी जाए। इसके पक्ष में है कृपया वह यस कहें। यस। इसके विपक्ष में है कृपया वह नो कहें। नो। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। माननीय महोदय, मैं इस बिल को पुनर्स्थापित करती हूँ। धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आज आज़ादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं और देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सपनों को संकल्प के साथ परिश्रम की नई परिभाषा को पढ़ते हुए देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपके 60 साल और हमारे कुछ साल, अगर उस समय आप चाहते काम करना तो 2 दशक में हिंदुस्तान के हर घर में बिजली पहुंच जाती। यह जो 20 साल में पूरा होना चाहिए था वह हमने आकर पूरा किया है। वर्ष 2004 में भी दिन था, 2009 में भी दिन था, 2010 में भी और 2014 में भी, और घरों में बिजली पहुंचाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ी। अनुभव कहता है कि जब मिलावट की सरकार आती है तब क्या हाल होता है, और अब तो वहाँ मिलावट आने वाली है। यह जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वह भी मिलावट से मुक्त भारत ढूंढती है। यह मेरा सपना नहीं है, मैं तो गांधी जी
पहले जब 1 रुपया ऊपर से जाता था 10 पैसे नीचे पहुंचते थे। आयुष्मान भारत योजना के आने से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। गंभीर बीमारियों से गरीबों को इलाज मिल रहा है। इतना विकास हो रहा है, लेकिन मेरे विपक्षियों को यकीन ही नहीं हो रहा। बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना के कारण बच्चों की शिक्षा का जो नुकसान हुआ, उसके लिए हमने नई शिक्षा नीति को अपनाया। आपके कार्यकाल में पहले इतना विकास नहीं होता था, क्योंकि पहले नोट बिस्तर के नीचे चले जाते थे, बोरियों में बंद हो जाते थे। यह हम हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाकर दे रहे हैं और उनकी चाबी महिलाओं के हाथ में रख दे रहे हैं। मुझे वोटों का मोह नहीं है। मैं यहाँ राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करने आई हूँ। जो काला धन लिया गया है, वह वापस लिया जाएगा। पहले जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई पर, तब आपने कैंडल जलाई, लेकिन हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक करवाई। आपके कार्यकाल में जब हमारे गृह स्थल यानी संसद पर हमला हुआ, तब तो जानकारी होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया। लगता था कि आप चाहते थे कि यह हो। हमने 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने जैसी एक बड़ी चुनौती को पार किया है। आपके कार्यकाल में जब पोलियो ड्रॉप्स दवाई पूरी दुनिया को मिल जाती थी, तब जाकर यह भारत पहुंचती थी। और यही नहीं, समस्त नागरिकों को भी टीका लगाने में इनको 25 साल लग गए। हम जल्द ही संपूर्ण देश का नवनिर्माण करेंगे। अपनी ईमानदार नीतियों द्वारा पवित्र मन से संकल्प सिद्धि की ओर अवश्य बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये जो आप अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि गिनवा के तो बताइए अपनी नीतियां और उपलब्धियां।